दो टूक सीधी बात प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं बेहद ही खास मेहमान समकालीन चित्रकार प्रकाश चांदवड़कर। जनाब प्रकाश चांदवड़कर जी की पैदाइश 5 जून 1964 औरंगाबाद महाराष्ट्र में हुई। आप एक साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। आप जी के वालिद साहब श्री रमेश चंद्र वह सोना चांदी का कार्य करते थे और माता श्री सविता नर्स थी। आप जी परिवार में 2 भाई बहन हैं। आप सबसे बड़े थे जिन्होंने चित्रकला की ओर अपना रुख किया। बचपन में ही आपको अपने गुरुजनों और मित्रों से प्रेरणा मिली ड्राइंग करने की। आप जी की पढ़ाई लिखाई भी सरकारी स्कूल में हुई और सरकारी स्कूल में ही आपने अपने गुरुजनों से कला की बारीकियां सीखने में बहुत मदद मिली। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद आप जी ने महाराष्ट्र यानी मुंबई का रुख किया और जे कॉलेज ऑफ आर्ट में प्रवेश लिया और वहाँ पर अपनी स्नातक की डिग्री प्रोफेशनल तौर तरीके से कार्य करने का मौका मिला और उसको आप जी ने अपने जहन में अच्छी तरह उतार लिया और वहीं पर अपने गुरुजनों से कला की भी बारीकियां सीखने का अध्ययन का शुभ आरंभ किया। इसके साथ साथ ही आप जी ने मास्टर ऑफ फाइन आर्ट की भी डिग्री प्राप्त की और साथ साथ आप कमीशन वर्क जानी कमर्शियल काम भी अपना अनुभव बढ़ाने के लिए करते रहे। आप जी का कार्य ज़्यादातर अमूर्त या अमूर्तन कला पर ही आधारित होता रहा और उसके साथ साथ आप सेमी रियलिस्टिक भी कार्य करते रहे। आप जी का कार्य ज़्यादातर आध्यात्मिक विचारधारा पे ही होता है और उसके भड़कीले कलरों से प्रभावित होकर आप जी के चित्रों में भी प्रयोग व एक्सपेरिमेंटल आप काम करते रहते हैं। जनाब प्रकाश चांदवड़कर अपने आप में स्वतंत्र कलाकार हैं और वह आज रीजनल सेंटर ललित कला अकादमी गढ़ी में अपना कार्य कर रहे हैं और इसके साथ साथ ही वह अक्सर दोस्तों से मिलते रहते हैं और कला पे चर्चा होती रहती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दो टूक सीधी बात प्रोग्राम लेकर एक बार मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम के बाद हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जिन्होंने ज़िंदगी के किसी न किसी सूबे में अपना एक ख़ास मुकाम हासिल किया है, अपनी अलग पहचान बनाई है। आज जिस शख्सियत को हमने इस प्रोग्राम में जहनत दी है, उनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। कला की दुनिया में इनके नाम को सभी जानते हैं। आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान जाने माने चित्रकार और प्रिंट मेकर चांदवड़कर जो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। नमस्कार चांदवड़कर जी, दो टूक सीधी बात प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ और उस वक्त आपका पारिवारिक माहौल कला के प्रति कैसा था? मेरा जन्म औरंगाबाद में हुआ, महाराष्ट्र में। और मेरे नाना आर्टिस्ट थे, मेरे दादा भी आर्टिस्ट थे, तो परिवार में पहले से ही था। तो उसका ही मेरे नाना आर्ट टीचर थे, तो नेचुरली उनके बाद ये सब मेरे तरफ आया। आपने कब लगा आपको कि मुझे कलाकार ही बनना है? और आपने बचपन के दिनों में आपको पीछे ले जाते हैं कि आपने कहाँ से प्रेरणा मिली और कौन थे आपके पहले गुरु? एक्चुअली ना, मैं 6 क्लास में था तभी मेरा तय हो गया कि मुझे आर्टिस्ट होना है। और वैसे गुरु ने इधर उधर देख के जो भी चित्रकार है, मेरे स्कूल में जो टीचर पढ़ाते थे वो पेंटिंग करते थे,
या वैसे फिर मैं एलिमेंट्री इंटरमीडिएट एग्ज़ाम देने बैठा तो मेरा चित्रकला से सीधा संबंध आ गया और उसके बाद हमेशा के लिए रह गया। चंद्रवर्कर जी, सबसे पहले बताइए कि आपने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की और उस वक्त आपके गुरु कौन कौन थे? मैं गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट औरंगाबाद है जहाँ पे चित्रकला महाविद्यालय है, वहीं पे मेरी एजुकेशन पूरी हुई। मेरे गुरु है वामन चिंचोड़कर जो प्रिंट मेकर थे। उसके बाद थे इंगड़े जो मेरे क्लास टीचर थे। उसके बाद मोरे सर थे, के.जी. मोरे। और उसके बाद कुंभार और 5-6 लोग थे जिन्होंने मुझे इस फील्ड का पूरा नॉलेज दिया। और आप अभी तक उन गुरुओं को याद रख के कार्य हाँ, कर अभी रहे हैं? क्योंकि मेरे को उन्होंने तैयारी किया मतलब कॉलेज में मुझे चित्रकार होना था, लेकिन एग्जैक्टली चित्रकला क्या है, किससे अपना और चित्रकला का आंतरिक संबंध क्या होता है, तो मुझे चिंचोकर सर ने जब प्रिंट मेकिंग सिखाते थे तब बड़े मजाकी अंदाज में उन्होंने पूरा एक रिलेशनशिप डेवलप कर दिया था। आप किस विषय को लेके ज़्यादातर कार्य करते हैं और कौन कौन सा माध्यम और तकनीक उसमें ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं? पहले तो मैं टोटल कॉलेज से निकलने के बाद प्रिंट मेकिंग करता था। काफ़ी मैंने प्रिंट मेकिंग किया। मेरा प्रिंट मेकिंग टोटल एब्स्ट्रैक्शन था, परफेक्ट 100% एब्स्ट्रैक्शन। मैं लिनो इचिंग करता था, तो काफ़ी एक्सपेरिमेंटल मेरा स्वभाव रहा है, तो मैं 10-12 फीट तक भी प्रिंट कर लिया था लिनो इचिंग में। उसके बाद फिर जब मैं पूरा भारत भवन में 6.5 साल था, उसके बाद फिर मैं जब काठमांडू मूव हो गया तो उसके बाद मैंने ग्राफिक्स छोड़ के पेंटिंग में इंटरेस्ट लिया। तब मैं 2-3 साल बुद्धिज़्म का स्टडी कर रहा था। तो बुद्धिज़्म का स्टडी करने के बाद मेरा जितना विजुअल है उसमें बुद्धिज़्म के थॉट प्रोसेस आने लगा। आप कौन कौन सी तकनीक और माध्यम अपने कार्य में यूज़ करते हैं और किस किस सीरीज़ में आपने, मैंने देखा बहुत सारी सीरीज़ में आप काम करते हैं, और थोड़ा उनके बारे में जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको जानकारी मिले। मैं एक्चुअली पहले नेपाली पेपर पे काम करता था। नेपाली पेपर पे मैंने जो पिगमेंट है डायरेक्टली, जिसको नेपाल में टीका कलर कहते हैं, तो टीका कलर जो होते हैं मिट्टी के कलर जो घर में वगैरह पोते हैं या पूजा वूजा में जो यूज़ होते हैं, उसमें फेविकॉल मिक्स करके जो नेपाली पेपर है लोकता पेपर, उस पर काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए। वो एक्सपेरिमेंट मैं टोटल एब्स्ट्रैक्ट में करता था। उस समय मैं तंत्र पे काम करता था। मेरा एक तंत्र सीरीज शुरू था। तो ओशो तपोवन में मेरा अपना स्टूडियो था। तो उस स्टूडियो में मैं नेपाली पेपर और तंत्रा पे काफ़ी काम किया। तंत्र आर्ट जो ट्रायंगल स्क्वायर सर्कल में जो तांत्रिक आर्ट का विजुअल तांत्रिक आर्ट जो है, आप हिंदुइज्म और ज़्यादातर बौद्धिज्म एब्स्ट्रैक्ट में भी बहुत काम किया आपने और बुद्धिज़्म में भी आप कंटिन्यू कर रहे हैं, अभी मैं देख भी रहा हूँ। मेरा हिंदुइज्म और बुद्धिज़्म एक थॉट प्रोसेस से सब्जेक्ट है जो मुझे पॉजिटिव थॉट, दोनों में जो भी पॉजिटिव थॉट लगते हैं तो उसके ऊपर काम करना एक एब्स्ट्रैक्ट वे में एक बहुत आसान है मेरे लिए। जैसे बुद्धिज़्म में भी तंत्र एक सीरीज आती है, जैसे मंडला वगैरह आपने देखा होगा तिबेटन आर्ट में। तिबेटन आर्ट का जो तंत्र विजुअल जो होता है वो बेसिकली बहुत सारा उसमें फॉर्म तांत्रिक होते हैं जो बुद्धिज़्म और हिंदुइज्म में सेम तरीके से यूज़ करते हैं। जैसे ट्रायंगल, तो एब्स्ट्रैक्शन में मुझे क्या होता है कि जो नेचुरल फॉर्म होते हैं, जैसे एक्सीडेंटल फॉर्म होते हैं मेरे पेंटिंग में, तो एक्सीडेंटल फॉर्म को मैंने ये तंत्रा फॉर्म से मिक्स करके दोनों का एक कॉम्बिनेशन बना के अपना सा एक विजुअल तैयार करता हूँ जो मेरा अपना विजुअल है। और टोटल एब्स्ट्रैक्ट बेस होता है, लेकिन उसमें से आप मैंने देखा feel भी आपका, कर मेरे सकते हैं। हाँ। आपने स्टूडियो में भी काम किया और आपके स्टूडियो में भी जाता रहता हूँ और काफ़ी देर से मैं देख भी रहा हूँ। आप सीरीज़ बाय सीरीज़ काम करते हैं और बहुत सारी सीरीज़ में काम करते हैं एक साथ। तो क्या आप अलग अलग सीरीज़ में करके इसमें जैसे ऑयल कलर, वाटर कलर या एक्रेलिक कलर, क्या सब में खेलते हैं आप? हाँ, मेरा एक होता है कि एक एक टाइम पे एक एक सीरीज, जैसे एक मीडियम में और जैसे एक पेपर पे एक सीरीज़ कर ले के बाद फिर मैं दूसरे सीरीज़ पर अपने आप ही उसी सीरीज़ से मूव होता हूँ। तो उस सीरीज़ के एलिमेंट्स होते हैं जो दूसरे मीडियम में चले जाते हैं। जैसे बाद में मैं एक्रेलिक किया। एक्रेलिक में मैंने बुद्धिज़्म में बहुत सारा काम किया। डायरेक्ट जैसे पीपल के पत्ते हैं, डायरेक्ट ही पत्ते हाँ, पेंट आपने करके चिपकाए, मैंने देखा चिपकाए लिखा हैं। है। तो उससे एक विजुअल तैयार हुआ। तो वो विजुअल को फिर मैंने पुराना जो मेरा पेपर वर्क था उसके एलिमेंट यूज़ कर। चंद्रवर्कर जी, एक और बताइए, वो उन पत्तों को मैंने खुद देखा है, आपने मेरे साथ ही एक ही स्टूडियो में हमने काम किया कि आपने उसको किस तरह से वो प्रोसेस से वो लाए, तो हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए। एक्चुअली जो पत्ते हैं ना, मैं क्या करता था, पत्ते पूरे तैयार करके उसको ना 20-22 दिन गोबर में मिक्स कर देता था नीचे। तो गोबर में मिक्स करने से क्या होता है कि नेचुरली फर्टिल होता है, नेचुरली वो
जो लकड़ी उसमें होती है, जाली हाँ, बन जाली जाता जो है, होती है हाँ। वो डैमेज नहीं होती। बाकी चीज़ों में जाली डैमेज होती है, लेकिन गोबर में क्या होता है, वो कीड़े आराम से बाकी पत्ता खा हाँ। लेते हैं। और जो जाली है वो नेचुरल जाली है, एज इट इज़ आपको मिलती है, लकड़ी वगैरह उसका शाइनिंग वगैरह। तो उसके ऊपर कलर चढ़ाना बहुत आसान होता है। तो 20-22 दिन क्योंकि में आपने मैंने वो पूरे ही हाँ, प्रोसेस देखा, मेरे हाँ, सामने पूरा आपने प्रोसेस, किया, हाँ हाँ और कैसे कैसे था। मैं चाहता था कि हमारे जो दर्शक हैं हाँ हाँ वो भी इसके बारे में जाने और हाँ। एक्चुअली पत्ते मतलब ट्रांसप्लांट करने के बहुत सारे उपाय हैं। लोई कास्टिक सोडा से 1 दिन में हो जाता है, पानी में सड़ाने से 2-4 दिन में हो जाता है। लेकिन जैसे गोबर में रखने से क्या होता है कि उसका जो शाइनिंग है वो लकड़ी का, हाँ जी। अंदर के जो रेशे है वो वैसे के वैसे रह हाँ, जाता पूरी है, की तरह क्लियर दिखाई क्लीन दे क्लियर हैं। दिखाते हैं। और वो फिर उसका लॉन्ग लाइफ होता है, क्योंकि वो डैमेज नहीं होता है। तो फिर जैसे मैं कैनवास आप पे फिक्स करते हो पेस्ट उसे, करता हूँ, हाँ फिक्स जी। करता हूँ, उसके ऊपर पेंट करता हूँ, तो उसके ऊपर वो जो रियल उसका फीलिंग है वो बचा रहता है, उसके रेशे बारीक जैसे एक के चीज़ और वैसे। बताइए कि जी इसकी लाइफ कितनी होती है, क्या ये इसके लाइफ तामर परमानेंट चलेगा? लाइफ है ये। जैसे एक्रेलिक कलर, ऑयल कलर का 100 साल का जो लाइफ होता है उतना है, क्योंकि लकड़ी है, लकड़ी एक फिक्स हो जाती है। और फेविकॉल से और एक्रेलिक और ऑयल से लकड़ी वो जो हाँ, बहुत सारे फिक्स, हाँ केमिकल भी आप तो इस्तेमाल करते हाँ हैं, मैं तो देखता उसमें हूँ फिक्स उसमें। हो जाता है वो। और उसका लाइफ बहुत लॉन्ग है। और उसके बाद में रोल करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्रैक नहीं होता है, क्योंकि वो कैनवास का हिस्सा हो जाता है कुछ प्रोसेस के बाद। दोस्तों, कला चर्चा आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं चंद्रभाकर जी के कार्य में। इस तरह जनाब चांद बड़कर जी का कार्य ज़्यादातर अमूर्त या अमूर्तन कला पर ही आधारित होता है, यानी अब्स्ट्रैक्ट ज़्यादातर कार्य करते हैं। इसके साथ साथ वे सेमी रियलिस्टिक, रियलिस्टिक और मिक्स मीडिया का कार्य भी करते हैं। आप जी का कार्य ज़्यादातर आध्यात्मिक विचारधारा पे होता है, यानी हिंदू देवी देवताओं पर ज़्यादातर आधारित कार्य देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ ही उनके कार्य में बहुत ही बड़ा रोल होता है रंगों का। वह चमकीले, भड़कीले और अलग अलग कलरों में एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। वे ज़्यादातर समय नेपाल में रहे और वहाँ की ही संस्कृति और कल्चर का हिस्सा बने रहे, और इनके काम में भी उसकी झलक देखने को मिलती है। वे जो बुद्धा बनाते हैं वे नेपाली बुद्धा इसको कहा जा सकता है, यानी नेपाल की जो कल्चर और संस्कृति है वहीं पे वे रहकर उसकी संगत में इनका असर हुआ। आप जी के चित्रों में भी प्रयोग एक्सपेरिमेंट देखने को मिलता रहता है। आप जी अपने चित्रों में ब्लैक एंड वाइट, कलर और अन्य मिक्स मीडिया का अक्सर प्रयोग करते रहते हैं। अपने चित्रों में काले व चमकीले रंगों का भी प्रयोग करते रहते हैं, जिससे चित्रों में और भी निखार आता है। आप जी ने देश में अलग अलग सेंटरों में भी कार्य किया, जैसे हैदराबाद, भोपाल, चेन्नई, अरिंदो आश्रम, दिल्ली, मुंबई, और आज आप ललित कला अकेडमी रीजनल सेंटर गढ़ी में अपना कार्य कर रहे हैं। आप जी ने कई देश विदेशों में नेशनल इंटरनेशनल प्रदर्शनियों में भी भाग लिया, और देश विदेश में कई सारे नेशनल इंटरनेशनल अवार्डों से भी आपको नवाजा गया। आप जी का कई रीजनल सेंटर हों, जहाँ प्राइवेट संस्था हों, जहाँ कई प्राइवेट वायर यानी आपके चाहने वाले, उनकी कलेक्शन में भी आपका बहुत सारा कार्य है। शिमी साथ ऐसे अलग अलग सीरीज उनके पास कार्य मिलेंगे देखने को।
आप उनके स्टूडियो में आएँ, उनके कार्य देखें और वैरायटी टाइप आपको कार्य देखने को मिलेगा। चांदवड़कर जी ने कई सीरीज में कार्य किया और आज भी वह लगातार उन्हीं का अध्ययन करके अपने कार्य करते रहते हैं। उनके कार्य में भिन्न भिन्न तरह के चित्र देखने को मिलेंगे, चाहे ब्लैक एंड वाइट हो या कलर हो या फिर भड़कीले रंगों का प्रयोग किया हो। वह अपने कार्य में अक्सर एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और उनके कार्य लीक से हट के होते हैं। इस तरह के कार्य देखने को आपको कम ही मिलेंगे। जहां इन्होंने सेमी रियलिस्टिक काम किया, वहीं इन्होंने कमीशन वर्क, abstract काम हो या रियलिस्टिक कार्य हो, ये उन्होंने अपने समय समय पे अपनी रोजी रोटी के लिए करते रहे और आज भी वह सीरीज बाय सीरीज अपना कार्य कर रहे हैं। ललित कला अकेडमी रीजनल सेंटर में उनको पिछले 1-2 सालों से कार्य करते हो गया है और वह गणेश सीरीज में भी अलग अलग रंगों का प्रयोग करके जहां वो चित्रकला कर रहे हैं वहीं मूर्ति भी बनाते हैं। उनके बहुत सारे गणेश सीरीज आपको देखने को मिलेंगे। इन्होंने एक समय रहते बहुत सारे मूर्ति शिल्प भी बनाए और कई सारे अलग अलग स्थानों पर इनके कार्य लगे हुए। वहीं वे एब्स्ट्रैक्ट सीरीज में अपना कार्य लगातार कर रहे हैं और वे ललित कला अकेडमी रीजनल सेंटर गढ़ी में आके इन्होंने ज़्यादातर सीरी बाय सीरी किया, चाहे ब्लैक एंड वाइट हो या फिर रंगों के खेल में वे खेलते रहे। इनके कार्य हर सीरीज में आपको अलग अलग टाइप से, अलग अलग स्टाइल से, जो इनका खुद का क्रिएट किया हुआ स्टाइल है उसी में ये अक्सर कार्य करते हैं। खाना खाने के बाद ये थोड़ी देर आध्यात्मिक का और अपने विचार, अपने मस्तक और अपने पूरी बॉडी को सोल करते हैं, उसको तैयार करते हैं आगे के लिए। परमात्मा का नाम लेते हुए वे कार्य स्टार्ट करते हैं और ख़त्म होने के बाद भी परमात्मा का नाम लेते हैं और इसी से उनके कार्य में भी ये सब देखने को मिलता है। कहा जाता है कि जैसी आदमी की बुद्धि हो वैसा ही विचार होना चाहिए और उसी से संगत में वो रहकर अपना कार्य करता है। प्रकाश चांदवड़कर जी ज़्यादातर स्टूडियो में ही अपना समय बिताते हैं और थोड़ी समय के लिए वे निकल के अपने मित्रों से मिलते जुलते हैं। उन्होंने कई प्रकार के रंगों का प्रयोग किया और कई सारे एक्सपेरिमेंट अपने कार्य में किए। लगातार कार्य करने के बाद भी वे संतुष्ट नहीं होते। ये बोलते हैं कि और कार्य होना चाहिए, और कार्य होना चाहिए। जहाँ वे लगातार सीरीज बाय सीरीज काम कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे कम लोग होते हैं जो इस तरह का जुनून लेके, इस तरह का पैशन लेके, इस तरह की जिद में कार्य करते हैं। जनाब प्रकाश चांदवड़कर जी लगातार अपने पैशन को जिंदा रखे हुए हैं और उसी में जीते हैं और उसी में सब कुछ अपना दांव पे लगा के चल रहे हैं। चांदवड़कर जी, आपने देश के विभिन्न भिन्न जगहों में काम किया। जैसे महाराष्ट्र से जर्नी शुरू किया
आप नेपाल में भी, अहमदाबाद में भी, कनौरिया सेंटर में भी, भोपाल में भी, दिल्ली में भी, और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा और कहाँ कहाँ कैसा लगा, आप हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। पहले मैं औरंगाबाद से कंप्लीट किया, फिर मैं जेजे में मैं स्कल्पचर किया। तब स्कल्पचर के टाइम पे मैंने मुंबई पूरी तरह से स्टडी किया, मुंबई के आर्टिस्ट के साथ वगैरह। वहाँ पे मुझे मतलब इंडिया के सारे आर्टिस्ट जहांगीर में मिल जाते थे, तो मुझे धीरे धीरे थॉट प्रोसेस पता चलने लगी, काम पता चलने लगा कि कहाँ का कैसे काम होता है। तो फिर मैं एक हुआ कि चलो सब जगह जाते हैं काम करने के, देखते हैं कहाँ क्या क्या हो रहा है। तो स्कल्पचर मैंने कंप्लीट किया नहीं, क्योंकि स्कल्पचर का मेरा जो थॉट प्रोसेस था वो 3 डायमेंशनल नहीं था। स्कल्पचर के लिए 3 डायमेंशनल थॉट प्रोसेस होना बहुत ज़रूरी है, जो मेरा नहीं था। इसके बाद फिर मैंने कर लिया, लेकिन उस स्कल्पचर का इसके फायदा साथ आप मुझे प्रिंट मेकिंग भी करते थे हाँ, अलग अलग उसके जगह, बाद कनौरी हाँ, सेंटर में, जहाँ उधर इधर ललित कला अकेडमी में भी उसके आपने बाद किया। मैं कनौरिया गया। कनौरिया में मैं अहमदाबाद में प्रिंट मेकिंग करता था। तो प्रिंट मेकिंग में अब कनौरिया का जो मतलब अहमदाबाद का जो माहौल है, एकदम शार्प धूप है वहाँ पे, तो मेरे फॉर्म एकदम शार्प होने लगे। तो मुझे पता चला कि अलग अलग जगह का एटमॉस्फेयर आपके काम पे फ़र्क लाता है, आपके काम पे मतलब इम्पैक्ट देता है। जैसे कि पूरा एकदम अहमदाबाद एकदम शार्प हाई, हाँ, उसमें पता चलता है भोपाल और अहमदाबाद हो गया, और जहाँ लाइट थे, जैसे कलर्स थे, टोटल ब्राइट कलर चारों तरफ। तो मेरा क्या होता है कि मेरा एट फर्स्ट आजू बाजू जो चीज़ें है वो मेरे एब्स्ट्रैक्शन में, मेरे काम में अपने आप ही आ जाती है। मेरा वो पूरा ऑब्जर्वेशन मेरे विजुअल में तुरंत किसी न किसी रूप में दिखाई देता है। तो मैं जैसे सेंटर बदलते गया, अहमदाबाद से गया, फिर मैं पौंडीचेरी गया। पौंडीचेरी अरविंदो आश्रम में, आरोविल में भी मेरा स्टूडियो था। आरोविल में मैंने साल भर काम किया। तो वहाँ की लाल मिट्टी और फिर वो मदर और समुद्र का किनारा और सब। और फिर मदर और अरविंदो के थॉट प्रोसेस, तो जैसे उनका किताबें सुजाता वगैरह, उस पर मैंने काफ़ी काम किया। मतलब वो जो थॉट प्रोसेस है डिफरेंट अलग अलग जगह का एक्सपीरियंस रहा, और वही जो समझने का मौका मिला। मेरा जर्नी का बेस स्पिरिचुअल बेस था। तो मैं कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी, एक पॉजिटिव थॉट प्रोसेस ढूंढ रहा था। जहाँ थोड़ी निगेटिविटी होती है वहाँ से मैं निकल जाता हूँ, जहाँ मुझे पॉजिटिविटी मिलती है वहाँ जहाँ पे थॉट प्रोसेस अच्छा होता है। जगह बदलते रहते हैं, हाँ, काम भी बदलता रहता है, और बदलते उसके रहते हैं, हिसाब हाँ। से आपका एक्सपीरियंस भी और नेचर का मुझे धूप है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बारिश है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, ठंड जैसे से अभी फर्क बारिश में ही पूरा अभी बारिश में खड़े हो रहे इतना हैं, मस्त बढ़िया है, हाँ। और इतना मस्त माहौल है गढ़ी में, आप बिलीव नहीं करोगे कि लाइक सुकून मिलता है कि चलो। और पूरा मतलब काम करते समय जब आपका एटमॉस्फेयर आपके साथ होता है, तो और एक काइंड ऑफ वो इंस्पिरेशन भी आपके लिए बहुत काम करता है। नहीं, आपने सब जगह काम किया। अभी आप पिछले कई सालों से आप ललित कला अकेडमी रीजनल सेंटर गढ़ी में काम कर रहे हैं, तो आपको कैसा लगा, जहाँ के लोग कैसे लगे, माहौल कैसा लगा, और जहाँ के ऑफिस का वातावरण आपके साथ बिहेव कैसा रहा? एक्चुअली मेरे साथ तो बिहेव अच्छा ही रहा, मुझे तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। बेसिकली मेरा पूरा ध्यान काम में ही रहता है। तो मैं तेरे स्टूडियो में भी था तो काम ही करता था, मुझे ज़्यादा इधर उधर करने की ज़्यादा आदत भी नहीं, ज़रूरत भी नहीं लगती है। तो लोग मेरे स्टूडियो में आपने वो करके दिखाया जो मैं पिछले 20-25 साल से नहीं देख पाया। आपने एक महीने में 40-45 काम किए, और आपने बहुत जी और जान लगा के दिन रात काम करते थे। मैं कभी आता था, कभी नहीं आता था, काम तो मैं करता था, लेकिन आपने एक स्कल्पटर के साथ पेंटर जो तालमेल था, आपको कभी भी डिस्टर्ब नहीं लगा। मैं ग्राइंडर चलाता था, आप बोलते थे मुझे अच्छा लगता है, तुम अपना काम करो, बंद मत करो, तुम भी करो। तो मैंने भी काफ़ी काम किया। तो एक्चुअली क्या होता है, जब साथी जैसे कॉमन स्टूडियो का ये बहुत मज़ा होता है। आप अगर अपने साथी के साथ अगर मतलब ट्यूनिंग कर लेते हो, जैसे अभी ग्राइंडर है चलते रहता है आवाज़, तो उसमें जो ट्यूनिंग है, क्योंकि आखिर वो स्टोन ही तोड़ रहा है, तो स्टोन का जो नाद है, वो नाद के साथ भी अगर आप सम्मिलित हो जाते हो तो आपको डिस्टर्ब होना बंद होता है। जैसे ट्रेन में आपको 5 मिनट में डिस्टर्ब होना बंद हो जाता है, तो उस रिदम के साथ आप जुड़ जाते हो। तो वैसे स्कल्पचर, और जैसे तेरे साथ है, तेरे स्टूडियो में मुझे तेरे सब्जेक्ट भी मुझे बहुत अच्छे लगते थे, बुद्धिज्म वगैरह। तुम भी उस बार बुद्धा का ही कर रहा हो। तो फिर मैं तुमसे सीखता भी था कि चल यार पत्थर कैसे काटते दोनों हैं, सीखते हैं, हाँ। तो एक मैं तुमसे सीखता था, तुम हाँ, मेरे तो से। जो देवान घेवान होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है आर्टिस्ट के लाइफ में। एक टाइम पे मैं भी स्कल्पटर था, तो एक रिलेशन भी अपने आप ही जुड़ जाता है। तो और फिर मुझे काम करने का बहुत मज़ा आता है। लाइक वैसे गढ़ी में मैं 88 में आया था, 3 महीने मैं रहा था तब देवराज का स्टूडियो में प्रिंट मेकिंग में।
तो मैं प्रिंट मेकिंग 3 महीने किया था, तब भी मुझे माहौल अच्छा लगा, लेकिन पता नहीं मैं दिल्ली बाद में किसी कारणवश छोड़ के मैं फिर भारत भवन चला गया, भारत भवन में काम करने। इस बार आया, इस बार भी मैं कुछ दोस्तों ने मुझे बोला चल आता है, तो उनके थ्रू आया मैं। अच्छा लगा मुझे माहौल, यहाँ पे उन लोगों ने मदद भी किया, इससे भी देवी से इंट्रोड्यूस कर दिया। देवी से इंट्रोड्यूस करने के बाद फिर धीरे धीरे सबने भी बहुत सारी मदद किया, मतलब काम में सपोर्ट किया, जो भी है। जिन दोस्तों के सहारे आप आए थे उन्होंने आपको बहुत हेल्प किया और काफ़ी एक हमसे रास्ता भी मिला दिखाया था। हाँ, एक रास्ता दिखाया कि अपने दिल्ली में कैसे रहना है, गढ़ी में कैसे काम करना है। तो सब लोग एक दूसरे के सपोर्ट से यहाँ पे काम करते रहते हैं, और हर काम का माहौल बहुत अच्छा है, हर कोई अपने स्टूडियो में लगा रहता है। तो उसमें क्या होता है कि चलो किसी को डिस्टर्ब नहीं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। अच्छा लगता है, बस कैंटीन में जब खाना होता है तब सब दिखाई देते हैं, और मतलब मिलजुल के सारे लोग काम करते हैं, तो अच्छा लगता है कि एक्चुअली चलो, ओवरऑल आपको ये हाँ, माहौल तो माहौल शूट अच्छा कर लगा, गया शूट और कर काम गया कर कि गया। मुझे डिस्टर्ब भी नहीं हुआ। और बेसिकली और अभी भी आप लगातार काम कर रहे हैं। लगातार स्टूडियो में आके कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता, मतलब यहाँ एक काम करने का बहुत है। सवेरे आओ, शाम तक आराम से काम करो, स्टाफ का भी कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टाफ भी सपोर्टिंग है। और यार लाइक एक काम करने वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। काम करने वाले को सपोर्ट सिस्टम परफेक्ट है यहाँ पे, कि चलते काम। बेसिकली आर्टिस्ट का क्या होता है और अभी हमारे नए चेयरमैन हाँ, वी नागदास जी आए हाँ, हैं, तो- उन्होंने भी काफ़ी आपको मदद किया और अभी भी कर रहे हैं, और काफ़ी सारी वो आर्ट की एक्टिविटियाँ भी करवा रहे हैं। लाइक नागदास है, चल तू काम कर, मैं हूँ यहाँ पे, तो एक सपोर्ट सिस्टम एक तैयार हो जाता है। नागदास को तो मैं भारत भवन के था तब भी से जानता हूँ, तो नेचुरली वो भी प्रिंट मेकर है, मैं भी प्रिंट मेकर था, तो एक रिलेशनशिप पहले से है। तो होता है कि अब वही लोग अगर आ जाते तो वो फिर काम करने में और उत्साह आ जाता है, चल यार चल काम करते हैं। फिर टोटल ऑफिस भी आपको पूरा मदद करता है, तो एक गिव एंड टेक का जो माहौल है वो चलते रहता है। जो वो आपको देते हैं, आप उनको देते हैं, उसके बाद लेना देना चलते रहता है, और उसके बीच में काम बहुत होता है। अब मेरा काम बहुत होता है, मैं बहुत ज़्यादा काम करता हूँ। बहुत लोग मुझे बोलते भी यार इतना काम करके रखेगा क्या, तो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, काम रखूँगा कहाँ, नहीं, काम करना क्या पड़ता, मैं भी करूँगा। कंटिन्यू काम करता हूँ, काम आपने देखा करना बहुत। मेरा सबसे मेन चीज़ है कि काम करता हूँ। मैं जब काम करता हूँ तो मैं सिर्फ काम ही करता हूँ, तो वो मेरा लाइक लगन है, मेरा हम meditation काम के साथ process है, साथ हाँ। कला और कलाकार दोनों को प्रमोट करते हैं, और उनकी सपोर्ट भी करते हैं, वो आगे तक पहुँचाने का कार्य करते बुद्धिज्म थॉट प्रोसेस में पॉजिटिवनेस और बहुत सारे मेडिटेशन जब सीखा, जब मैंने विपासना वगैरह किया था, तब मुझे ये ध्यान में आया कि आपका कंसंट्रेशन ही लाइक ध्यान जो होता है वो, और जब से आप कर्मों में अगर अपना ध्यान ढूंढते हैं तो आपका ध्यान का टाइम भी वेस्ट नहीं होता, किसी चीज़ का नहीं होता है, और आप उसमें लगातार एक नई दिशा की तरफ आते हैं। इसलिए मेरा हमेशा सीरीज़ चेंज होता है, हमेशा थॉट चेंज होते हैं, क्योंकि नए नए थॉट आने के लिए दिमाग शांत भी तो होना चाहिए। तो दिमाग मेरा कंटिन्यूस शांत रहता है, मेरा लाइक होता है ना कि मैंने एक प्रोसेस देखा। पहले मैं बहुत ही एकदम लाइक तेज़ दिमाग का था, थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो माँ बहन में मारा मारी में आ जाता था, लेकिन अब वो नहीं, अभी पूरा टोटल साइलेंट, कुछ भी हो जाए मुझे आप तो असर नहीं करता है। आप रूम से ही बाहर नहीं निकलते हैं, बाहर ही काम निकल, करते हैं। असर ही नहीं होता है मुझे, कोई क्या बोल रहा है क्या नहीं, मेरे बारे में अच्छा बोल रहे हैं बुरा बोल रहे हैं, तो एक उस चीज़ से हम लोग उठ गए अभी कि चंद्रवारकर जी, चलो, अभी हम चलते हैं आपके अगले पड़ाव की ओर। आपने जो अब तक कार्य किए थे हाँ, और जो जहाँ पर कर रहे हो, हाँ। पहले काम में और अब के काम में आपको क्या लगता है, कितना प्रोग्रेस है, और क्या आप दिशाहीन तो नहीं हो रहे हैं, जहाँ दिशा से भटक तो नहीं गए हैं, जहाँ उसमें और निखार आ रहे हैं? जी आप ही बताइए। एक्चुअली मेरा काम तो कभी दिशाहीन होता ही नहीं, क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन और मेरा काम का प्रोसेस क्या है कि काम में मैं सिर्फ साक्षी होता हूँ, माध्यम होता हूँ काम का। मेरे से काम तो वही करवा लेता है जो मुझे एनर्जी पूरी तरह से उससे, जैसे जिसको भगवान, एक्चुअली जो एनर्जी हमको भगवान ने दी है उसी एनर्जी के साथ हम लोग काम करते हैं। मेरा एनर्जी बेस्ड काम है, मैं जब जैसे कहता हूँ कि मैं इसका साक्षी हूँ, तो उस हर एक पेंटिंग के से दूसरा पेंटिंग जन्म लेता है, तो दिशाहीन होने का या अपने रास्ते से भटकने का सवाल ही नहीं आता है, क्योंकि एक प्रोसेस से चलता है। और मेरे एनर्जी टू एनर्जी जैसे जिस तरह से जिस समय का, जैसे मैं अभी गढ़ी में हूँ, तो अभी जो दिल्ली का एटमॉस्फेयर है वो मेरे काम में आएगा। जैसे मैं अरोविले में था वो काम में आता है, तो हर जगह की एनर्जी मेरे काम में आती है, उसी हिसाब से जाता हूँ, उसी की प्रेरणा से आप आगे बढ़ते उसी हैं। की प्रेरणा से आगे बढ़ता हूँ, उसी के लाइट से आगे बढ़ता हूँ। जैसे अभी गढ़ी का लाइट है, गढ़ी का जो गार्डन है, यहाँ पे जो एक स्मूथनेस है, तो वो स्मूथनेस आपको मेरे काम में तुरंत दिखाई देगा,
जैसे कहीं कहीं जैसे शार्पनेस है, तो वो सारी चीज़ें अपने आप जो आजू बाजू की एनर्जी में है, तो मेरा एनर्जी वर्क है। एनर्जी वर्क में लाइक एब्स्ट्रैक्ट हो या रियलिस्टिक हो, जैसे मैं फोटोरियलिज्म भी करता हूँ कभी कभी। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद मैं उस टोटल उस पेंटिंग की आत्मा तक जाने की कोशिश करता हूँ, मेरी एनर्जी तक जाने की कोशिश करता हूँ। पेंटिंग की आत्मा और मेरी आत्मा जो है, उनका जो रिलेशनशिप है, उसकी जो खोज है या उसका जो एक दूसरे से रिलेशन है, वो मुझे हमेशा जीवित रखता है, काम करने को इंस्पायर आत्मा करता से है। तुम हाँ, जो जैसे सोचते हो अभी मेरी करते हो एक सीरीज़ यहाँ पे बनी है गढ़ी में, जो अंतर्नाद करके जो ओम है, तो उस ओम के बेस पे मैंने कुछ पूरी एक सीरीज़ की 40-50 पेंटिंग की। तो उसमें ओम का जो है निर्मिति या ओम का जो यूनिवर्स से संबंध है, या ओम से वो जो सर्कल या स्क्वायर हो जो एनर्जी प्रेरित होती है मुझे मेरे अंदर, उसको मैंने लाने की कोशिश किया है। तो वो एब्स्ट्रैक्शन में आपको ओम का फील पूरा तुरंत दिखाई देगा, लेकिन वो मेरी एनर्जी का दिखाई देगा। प्रकाश चांदवड़कर जी, अब तक आपने कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की, जैसे अवार्ड, स्कॉलरशिप, फेलोशिप, जहाँ किन किन संस्थाओं ने आपका काम खरीदा या कहाँ कहाँ आपका कार्य लगा हुआ है, जरा संक्षेप में बताइए। वैसे तो एक आर्टिस्ट कह के मेरा लाइक जीवन जीवन ही टोटल उपलब्धि है, क्योंकि जब जब जो भी मैंने आर्ट फील्ड में जब से लगा हूँ, तब से हर चीज़ लाइक हर एक दिन उपलब्धि के माध्यम से जा रहा हूँ, क्योंकि हर बार नया काम देखता हूँ, तो हर नया काम मेरी उपलब्धि होती है। अवार्ड का लिया जाए तो मुझे नेशनल अवार्ड मिला है, इंटरनेशनल अवार्ड मिला है। हाँ, स्कॉलरशिप वगैरह में मैंने कभी पार्टिसिपेट किया नहीं, तो मुझे स्कॉलरशिप वगैरह बाकी चीज़ें नहीं मिली। लेकिन फिर भी जहाँ जहाँ भी गया, वहाँ पे मुझे उस क्षेत्र में नई नई चीज़ें सीखने मिली, नए काम हुए। और जैसे अब मतलब कलेक्शन है, तो जब इंटरनेशनल कलेक्शंस है मेरे सारे 3-4 म्यूज़ियम में है। वर्ल्ड अवार्ड विनर्स गैलरी में परमानेंट कलेक्शन है, वाकामा में परमानेंट कलेक्शन है। तो म्यूज़ियम के भी परमानेंट कलेक्शन मेरे हुए। जब से मैं 23-24 साल मैंने उसमें काठमांडू में नेपाल में काम किया है, तो मेरा सारा काम तकरीबन 25 साल में इंटरनेशनल मार्केट में ही जाता रहा, लाइक अमेरिका हो या यूरोप हो। तो मेरे पूरे लाइक 1000 से करीबन पेंटिंग मेरे इंटरनेशनल मार्केट में जा चुके। तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है कि मैं इंटरनेशनल मार्केट में एक कंटिन्यूस इसी से चल रहा है मेरा जीवन यापन भी उसी से चल रहा है। और 2008 तक, जब तक रिसेशन नहीं हुआ टोटल मेरा उसी से एक स्मूथ लाइफ चल रहा था। 2008 में जागतिक मंदी आने के बाद थोड़ा सा मेरा एक स्लो प्रोसेस में, लेकिन उस समय भी मेरा फिर काम में कंसंट्रेशन ज़्यादा हुआ, नई चीज़ें और आई है। हाँ, उपलब्धि उस समय से सेलिंग वेलिंग तो बहुत कम होते जाता था, क्योंकि मेरा सारा इंटरनेशनल जो डिप्लोमेट्स थे, एम्बेसडर्स थे या बायर्स थे, वही थे। मैं लाइक इंडियन मार्केट से तो 25-30 साल दूर था। तो अभी यहाँ पे आया हूँ, अब देखता हूँ यहाँ पे कैसे किस तरह से मेरा काम को एक्सेप्ट किया जाता है। तो वो भी मेरे लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि मैं वापस इतना कुछ एक्सपीरियंस करके वापस दिल्ली में आया हूँ, गढ़ी में आया हूँ। आगे देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है, क्योंकि उपलब्धि मेरे ख्याल से जैसे मेरा बुद्धिज़्म का एक स्टडी होने के बाद हर बात, जैसे आपको एवरीडे लाइफ जीने का एक आदत हो जाता है, मूवमेंट टू मूवमेंट आना, तो एवरी मूवमेंट मेरा लाइक परफेक्ट रहा है। जैसे काठमांडू से आया, काठमांडू एक इंटरनेशनल मार्केट में था, काठमांडू में काम कर रहा था, तो काठमांडू से मैं गढ़ी आया। गढ़ी भी एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल जगह है काम करने की, यहाँ से पूरी दुनिया का एक्सपोजर मिलता है। यहाँ पे आप अपना काम अपनी लगन से चाहे जितना कर सकते हो, चाहे जितना आपके मतलब एनर्जी है, उस एनर्जी से काम करते हो। और मेरा क्या है, मैं पूरा कंसंट्रेशन अपने काम में देता हूँ। तो अब गढ़ी इतनी अच्छी जगह है काम करने की, इतना कंसंट्रेशन यहाँ पे होता है, इतनी शांति है यहाँ पे काम करने की, सपोर्टिंग सिस्टम है। तो इस सिस्टम से मुझे मेरा काम को और ज़्यादा निखार आएगा, क्रिएटिविटी हो जाएगी। और गढ़ी जैसी जगह पे अगर आपको काम करने मिले, तो मेरे ख्याल से वो भी सबसे बड़ी उपलब्धि हो सकती है अभी भारतीय कला क्षेत्र में। हाँ, बाहर के बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, तो एक इंटरेक्शन बाकी आर्टिस्ट के साथ यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे आप 24 घंटे लाइक आर्ट फील्ड में ही रहते हो। सबसे मेन चीज़, गढ़ी में आप काम कर रहे हो, इसका मतलब आप
टोटली आर्ट फील्ड में एक्टिवेटेड हो, मतलब पूरा जो आर्ट फील्ड है उसका ध्यान आपकी तरफ रहता है। तो आप, मैं जैसे पैसे वैसे का कभी सोचता नहीं, तो मेरा जीवन यापन इसी से चल रहा है। लेकिन गढ़ी पे सारे लाइक पूरा आर्ट मार्केट हो या कल्चर मार्केट हो या लाइक उपलब्धियाँ हो, सबका ध्यान गढ़ी पे रहता है। तो मैं एक ऐसी सेफ जगह पे हूँ जहाँ पे मैं अपना काम शांति से कर सकता हूँ। क्या कर रहा तुम? संडे कौन सी सीरीज चल रही है तेरे काम की? मेरी अभी तो उधर चल रहा है अक्षर के साथ। काठमांडू से मैं गढ़ी भी एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल जगह है काम करने की। यहाँ से पूरी दुनिया का एक्सपोजर मिलता है। यहाँ पे आप अपना काम अपनी लगन से चाहे जितना कर सकते हो, चाहे जितना आपके मतलब एनर्जी है उस एनर्जी से काम करते हो। और मेरा क्या है, मैं पूरा कंसंट्रेशन अपने काम में देता हूँ। तो अब गढ़ी इतनी अच्छी जगह है काम करने की, इतना कंसंट्रेशन यहाँ पे होता है, इतनी शांति है यहाँ पे काम करने की, सपोर्टिंग सिस्टम है। तो इस सिस्टम से मुझे मेरा काम को और ज़्यादा निखार आएगा, क्रिएटिविटी हो जाएगी। और गढ़ी जैसी जगह पे अगर आपको काम करने मिले तो मेरे ख्याल से वो भी सबसे बड़ी उपलब्धि हो सकती है अभी भारतीय कला क्षेत्र में। हाँ, बाहर के बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, तो एक इंटरेक्शन बाकी आर्टिस्ट के साथ यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे आप 24 घंटे लाइक आर्ट फील्ड में ही रहते हो। सबसे मेन चीज़, गढ़ी में आप काम कर रहे हो, इसका मतलब आप टोटली आर्ट फील्ड में एक्टिवेटेड हो, मतलब पूरा जो आर्ट फील्ड है उसका ध्यान आपकी तरफ रहता है। तो आप, मैं जैसे पैसे वैसे का कभी सोचता नहीं, तो मेरा जीवन यापन इसी से चल रहा है। लेकिन गढ़ी पे सारे लाइक पूरा आर्ट मार्केट हो या कल्चर मार्केट हो या लाइक उपलब्धियाँ हो, सबका ध्यान गढ़ी पे रहता है। तो मैं एक ऐसी सेफ जगह पे हूँ जहाँ पे मैं अपना काम शांति से कर सकता हूँ। प्रकाश जी, जैसे अभी नई मशीनी युग चल रहा है, या कंप्यूटर का या डिजिटल का मार्केट है, और
मैक्सिमम कलाकार अभी इस ओर भाग रहे हैं। क्या ये नए कलाकारों के लिए ठीक है, जहाँ जो पहले जैसे मैनुअल और ट्रेडिशनल की तरह काम हो रहा था वैसे ही होना चाहिए? मेरे हिसाब से अभी नए युग के साथ चलना चाहिए, मशीनरी हो या जो भी हो, क्योंकि आर्टिस्ट जितना जो इन्वायरमेंट है, जो अपना तरीका, जैसे समकालीन चित्रकार हम अपने आप को बोलते हैं, तो समकालीन में जो भी उपलब्धियाँ हो रही है, जैसे 2D प्रिंटर से 3D प्रिंटर आया, तो 3D प्रिंटर भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे क्रिएटिव प्रोसेस से मैकेनिकल जो मशीनरी है या मैकेनिकल जो थॉट प्रोसेस है वो भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और जैसे मैं जिस एज से हूँ, तो मैंने बैलगाड़ी या लोकल से एक्सपीरियंस लाइक बैलगाड़ी से लेके प्लेन तक पूरा एक्सपीरियंस मेरे पूरे लाइफ में, क्योंकि मैं उस एज में था जहाँ से पूरी सारी उपलब्धियाँ मेरे सामने आती गई, ये युग बदलते गया। और मैं इस मेरे लाइफ टाइम में ये युग इतना फास्ट बदला है कि हम उस सारे जो बदलाव के साथ हम लोगों ने आगे गया, वो सारा के सारा हमारे काम में भी आया। मेरे काम, मैंने भी प्रिंटिंग यूज़ किया है, मैं जैसे कमर्शियल आर्टिस्ट भी था, कभी स्कल्पटर भी था, तो सारी जो चीज़ें मैकेनिकल है वो मैंने बहुत सारी यूज़ किया, फोटोग्राफी यूज़ किया। तो सारी चीज़ें नए आर्टिस्ट को अपने इन्वायरमेंट में, अपने समकालीन जो आपकी दशा दिशा है उसको यूज़ करके आगे बढ़ना चाहिए। हाँ प्रकाश जी, जो नए कलाकार हैं जो दूर दराज इलाके में बैठे हैं, जहाँ आपके जो महाराष्ट्र में या नेपाल में जहाँ जहाँ आप गए वहाँ वहाँ आपके सहयोगी हैं, जहाँ नए कलाकार हैं, उनको आप अपने कला के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं? एक्चुअली मैं मैसेज देने का तो सोचता नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमको एक लाइक भगवान ने बहुत बड़ी गिफ्ट दी है। अगर आप क्रिएटिव काम कर सकते हो, आप स्कल्पटर हो, पेंटर हो, जो भी हो, आप अपने काम के साथ 100% रहिए, उसमें जितना आप अपना योगदान दे सके दे। पूरा लाइफ अगर आप अपने आर्ट को देते हैं, अपनी कला को, अपनी क्रिएटिविटी को देते हैं, तो फिर जिसे आप सक्सेस कहते हैं, जिसे आप जीवन कहते हैं, जिसे आप जीना कहते हैं, उस जीने को जी सकते हो। मतलब सर्वाइव करना अलग बात है और जीना अलग बात है। अगर आर्टिस्ट आप लकीली हो, मेडिटेशन कर सकते हो, मेडिटेशन करो, स्पिरिचुअल में तरीके से जा सकते हो, या टोटल मैकेनिकल वर्क में तरफ जा सकते हो, या हार्ट, मतलब बहुत सारे रास्ते आपके लिए अभी उपलब्ध है। तो जो, लेकिन उसके लिए आपको 100% अपना खुद का देना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप किसी की कॉपी करके बड़े हो जाओ, या किसी की कॉपी करो, या किसी, आप स्टडी करो और आप अपने खुद के अंदर खोज जो होती है उस खोज को एक जारी रखो। एक अपने अंदर एक नया एक एनर्जी होती है, उस एनर्जी का दर्शन अपने विजुअल माध्यम से दर्शकों को दो, या अपने आप को भी दो, क्योंकि आप अपने आप को, जो आप कर रहे हो वो अपने आप के लिए भी बड़ी गिफ्ट होती है। एवरीडे आपका जो काम है आपके आत्मा को सुकून पहुंचाता है। कोई विचार जो अब तक हमने या आपने साझा नहीं किया, हमारे इस सोशल मीडिया के माध्यम से आप कह सकते हैं? वैसे बातें तो बहुत है, लेकिन एक बात मुझे हमेशा खटकती है कि जैसे इंडियन कंटेम्प्रेरी आर्ट में जो कलाकृतियाँ है वो इंस्पिरेशन या बेस या किसी का कॉपी होता है। इंडिविजुअल, रियल इंडिविजुअल आर्ट जहाँ पे मोड़ दिया जाता है, जहाँ पे एक अंतरात्मा से जो क्रिएटिविटी होती है वो नहीं हो रही है। मोस्टली अगर अपने खुद के वैल्यू, अपना एक स्पिरिचुअल स्टेटस, अपने भारत का जो संस्कृति है, भारत की मनोदशा है, हमारा जो पूर्व इतिहास है, और जो हम हमारी लाइक कहते हैं मिट्टी की गंध है, तो मुझे बहुत ही कम लोगों के पेंटिंग में वो गंध, वो विचार, वो भारत की संस्कृति, वो भारत का कंटेम्प्रेरी आर्ट में बेसिकली ट्रेडिशन में तो हो ही रहा है, ट्रेडिशनल में तो हो ही रहा है, लेकिन कंटेम्प्रेरी में नहीं हो रहा है। कंटेम्प्रेरी में मोस्टली जितने भी आर्टिस्ट मैं देख रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ, तो वो सारे बाहर के किसी न किसी आर्टिस्ट का कॉपी कर रहे हैं, बाहर के किसी न किसी आर्टिस्ट का इंस्पिरेशन ले रहे हैं। सब्जेक्ट अपने डालते हैं, लेकिन पूरा टोटल प्रोसेस बाहर का होता है, जैसे रंग लगाने के और स्कल्पचर में बहुत सारा ऐसे हो रहा है। तो वो जो बाहर का जो है वो एक इन्फ्लुएंस है, वो इन्फ्लुएंस को अगर कम करे तो हम हमारे वैल्यू भी बढ़ा सकते हैं, हमारे इंडियन कंसेप्ट, हमारा इंडियन कल्चर है। जैसे एक सनातन हम लोगों का विचारधारा है,
उस विचारधारा पे अगर हम लोग काम कर सकते हैं, हम अपने आप पे काम कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा पावरफुल होगा, ज़्यादा वैल्यूबल होगा। हर बंदे की शायद अपनी इसकी- विचारधारा हाँ, विचार रहती है, होंगे। और अंतर्राष्ट्रीय अपने विचार मार्केट में भी हम अपना कदम रख सकते हैं, जो कि आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बिल्कुल जीरो है। हमारा कोई ही अस्तित्व नहीं है। 2-3 कलाकार छोड़ने के बाद हमारा इतनी बड़ी तादाद में एक भी आर्टिस्ट बाहर पे जाके भारतीय संस्कृति, कंटेम्प्रेरी आर्ट में, या भारतीय विचार, या भारतीय मनोदशा, या भारतीय रंग, या भारतीय आकार, या जो भी है आचार विचार जो भी है, उसका कभी भी हम लोग एक्सप्लोर नहीं कर पाए। हमेशा हम लोग कब तक वैन गॉग और रोथको और वो सब करते रहेंगे। हमारे यहाँ पे 2-4 आर्टिस्ट छोड़ने के बाद बिल्कुल भी नहीं है। सारा इंटरनेशनल मार्केट में मैं 25 साल से था, तो हर कोई आर्ट क्रिटिक या आर्टिस्ट या एम्बेसडर्स या डिप्लोमेट्स मेरे को यही बात कहते थे, अरे तुम्हारा कोई इंडिविजुअल और स्ट्रॉन्ग काम नहीं आ रहा है। मोस्टली लाइक कॉपी, जैसे चाइनीज कोई फेमस आर्टिस्ट है तो उसके वजह से कॉपी शुरू हो जाती है, या सीनियर कोई आर्टिस्ट है उसके वजह से 10 आर्टिस्ट काम करना लगते हैं। अरे अपना काम हम कब करेंगे, अपने अंदर का जो खोज कब करेंगे। हम अभी भी जैसे मैं भारतीय हूँ, तो मैं अभी भी नहीं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग अपने आप को अपने विजुअल में प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे। जैसे कविता में हो रहा है, सिनेमा में हो रहा है, हर जगह पे हो रहा है, लेकिन कंटेम्प्रेरी आर्ट में नहीं हो रहा है। वो मुझे थोड़ा सा खटकता है। चंद्र प्रकाश जी, अब तक हमने आपके बारे में जाना, आपकी कला के बारे में जाना, और आपने अपने विचार साझा किए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप 2 टूर सीधी बात प्रोग्राम में हमारे स्टूडियो में आए। धन्यवाद दोस्तों। अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी नई कड़ी के साथ, नई शख्सियत के साथ। तब तक देवीदास खत्री को दे इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप जब कभी भी दिल्ली में आए तो प्रकाश चंद्र गड़कर जी के स्टूडियो में, जो ललित कला अकेडमी रीजनल सेंटर गढ़ी में है, स्टूडियो नंबर ओल्ड शेयर स्टूडियो नंबर 5 में है, इनका कार्य आके देख सकते हैं, इनसे मिल सकते हैं। और नई जनरेशन को विशेषकर मैं बोलता हूँ कि वो आके इनसे मिलें, इनका कार्य देखें। तो इनका एक बहुत ही अपना अनुभव है, नेशनल इंटरनेशनल मार्केट से लेके अलग अलग सेंटरों का, क्योंकि बहुत सारे सेंटरों का इनके पास एक्सपीरियंस है, और अलग अलग स्टेट में इन्होंने अपना कार्य किया। इन्होंने अपनी जर्नी महाराष्ट्र से शुरू की और पूरे नेपाल तक, भोपाल हो, दिल्ली हो, चाहे अहमदाबाद हो, जहाँ अन्य कई जगहों पे इन्होंने अलग अलग साउथ से लेके सब सेंटरों में इन्होंने घूमा भी और कार्य भी किया। दोस्तों, जब कभी भी दिल्ली में आए तो ललित कला अकेडमी रीजनल सेंटर गढ़ी में ज़रूर आए, जहाँ बहुत सारे कलाकार आपको एक साथ कार्य करते हैं।